हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार कौशल क्लासेस। और इसके पहले हमने 1857 के विद्रोह पर चर्चा किया था और आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह दिया गया, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। मित्रों, आज हमें चर्चा करनी है 1857 के ही आसपास के समय में भारत में तमाम ऐसे नागरिकों का और जनजातीय का और किसानों का आंदोलन हुआ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। हालांकि जो 1857 का विद्रोह था, ऐसा नहीं है कि 1857 का जो विद्रोह था वो किसी एक दिन की परिणति थी, बल्कि जब से भारत में विदेशी सत्ता की स्थापना हुई थी तो उस विदेशी सत्ता के साथ जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का जो नाटकीय परिणति थी वो 1857 के रूप में दिखाई देती है। वास्तव हम ये चीज़ देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति थी ये कोई अचानक ऐसी उत्पन्न हुई घटना नहीं थी, बल्कि 1857 की क्रांति जो है, जब 1757 में, अर्थात हम कह सकते हैं कि बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद जब अंग्रेजी सत्ता भारत में कायम होती है और इस सत्ता के विरुद्ध जनता ने एक लंबे समय तक संघर्ष किया, 1857 की क्रांति उसी की पराकाष्ठा थी। लेकिन 1857 की क्रांति से पहले भारत में तमाम वर्ग के लोग, चाहे भारत में जिस भी वर्ग के लोग रहे हों, चाहे वो शासक वर्ग रहा हो, चाहे वो आपका जमींदार वर्ग रहा हो, चाहे वो राजस्व वसूलने वाला कोई अधिकारी रहा हो, कर्मचारी रहा हो, सैनिक वर्ग रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था से, उनकी राजस्व प्रणाली से और उनके तमाम जो नीतियां लागू की गई थी, चाहे वो डलहौजी की हड़प नीति रही हो, व्यक्तिगत सिद्धांत रहा हो, चाहे वो बेलेजली की सहायक संधि रही हो, इन तमाम नीतियों ने भारत के तमाम वर्ग को प्रभावित किया, जिसकी परिणति ये हुई कि भारत के तमाम क्षेत्रों में समय समय पर कई आंदोलन हुए हैं, कई विद्रोह किए गए हैं। वास्तव में इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जो 1857 से पहले के जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई या जो विद्रोही घटनाएं हुई या जो आंदोलन हुए, उसको हम तीन भाग में बांट के समझ सकते हैं। जैसे एक तो हम इसे कह सकते हैं कि नागरिक विद्रोह, दूसरा हम कह सकते हैं जनजातीय विद्रोह और तीसरा हम कह सकते हैं किसान विद्रोह अथवा किसान आंदोलन। तो 1857 के पहले की जो घटनाएं हैं, जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए, उसे हम तीन भाग में बांटेंगे। इन तीन भागों में हम देखेंगे, चाहे जो नागरिक विद्रोह हुआ है या जनजातीय विद्रोह हुआ है, इन विद्रोहों के पीछे अपने अलग अलग स्पेसिफिक कारण थे। अगर हम बात करें नागरिक विद्रोह की, तो नागरिक विद्रोह का मतलब ये था कि वो नागरिक इसमें शामिल होते थे जिनके साम्राज्य को या जिनके अधिकार क्षेत्र को अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया था। वो राज्य शामिल थे इन नागरिक विद्रोहों का नेतृत्व करने में जिनके राज्य को किसी ना किसी तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, या तो जमींदार वर्ग जिनके जमींदारी अधिकार को छीन लिया गया था, या तो पोलीगारों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। एक शब्द आपने अभी सुना, पोलीगार। एक शब्द आपने सुना, पोलीगार। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, पोलीगार। ये पोलीगार क्या होते थे, ये चीज आप ध्यान से सुनिएगा। पोलीगार क्या होते थे? कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो जमींदार होते थे वो हथियारबंद दस्ते लेकर के चलते थे, हथियारबंद दस्ते लेकर चलते थे, उसी को पोलीगार कहा जाता है। तो एक लाइन में आपको अगर मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में हथियारबंद दस्तों के साथ चलने वाले जमींदारों को पोलीगार कहा जाता था। तो यही लोग इन विद्रोहों का नेतृत्व करते थे। जैसे कुछ विद्रोहों का अगर हम एग्जाम्पल दें आपको, कुछ विद्रोहों पर अगर आप नज़र डालें तो व्हाइट बोर्ड पे हमने तमाम विद्रोहों को लिखा हुआ है। अब एक एक की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमने लिखा है सन्यासी विद्रोह, जो 1763 से 1800 ईस्वी के आसपास बंगाल क्षेत्र में उपजा था। आपसे सारी बातें पूछी जाती हैं। जैसे अगर पूछेगा कि सन्यासी विद्रोह कब, कहाँ हुआ और किसने नेतृत्व किया, कारण क्या था, किसने दमन किया, इन तमाम चीज़ों का मैंने एक ब्यौरा यहाँ पर लिख दिया है।
तो 1763 से 1800 ईस्वी के आसपास बंगाल क्षेत्र में सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि तीर्थयात्रा कर को अंग्रेजी सरकार ने बड़े मात्रे पर बढ़ा दिया था। जब तीर्थयात्रा कर में वृद्धि कर दी गई तो बंगाल में रहने वाले सन्यासियों ने एक व्यापक संघर्ष छेड़ दिया, लेकिन इसका दमन वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कर दिया गया। इस सन्यासी विद्रोह का व्यापक उल्लेख किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है जिसका नाम था आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का व्यापक वर्णन किया गया है। 1776 से 1777 के आसपास फकीर विद्रोह बंगाल में उपजा। इसका भी कारण धार्मिक था। धार्मिक कारण हम ये इसलिए कहेंगे इसको कि जो इसका नेता था मजनू शाह या मंजू शाह, फकीर विद्रोह का नेता मजनू शाह था या मंजू शाह था। वास्तव में यह सूफी परंपरा से प्रभावित एक मुसलमान था। और इसमें हुआ क्या कि जब सूफी परंपरा से प्रभावित मजनू शाह ने इसका नेतृत्व किया तो ये जमींदारों के खिलाफ मुसलमानों के नेतृत्व में हिस्सा लेता है। या ये कह सकते हैं कि बंगाल में जो जमींदार थे उन जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह करने में मजनू शाह ने इनका नेतृत्व किया, फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया और फकीरों ने विद्रोह कर दिया। बाद में इसमें चिराग अली ने सहयोग दिया। तो दोनों पूछा जाता है कि फकीर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, तो मजनू शाह और चिराग अली, दोनों में से एक भी देता है और दोनों भी देता है। तो मजनू शाह और चिराग अली ने फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि सहयोग की भावना, या पूछेगा कि फकीर विद्रोह में दो हिंदुओं ने भी इनका सहयोग किया था। कौन कौन से? एक थे भवानी पाठक और दूसरे देवी चौधरानी। ये दो हिंदुओं ने भी फकीर विद्रोह में मजनू शाह का समर्थन किया था, उसका सहयोग किया था। यह भी सवाल पीसीएस के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये आपके यूपी पीसीएस के दृष्टि से, चूंकि यहाँ पे पूछा गया है यूपी पीसीएस में सवाल। अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह, जो 1813 से लेकर के 1831 तक होता है। इस पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों की किसी भी विद्रोह का समय, स्थान, नेतृत्वकर्ता और कारण, इन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ये रटना ही पड़ेगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसलिए मैं वन लाइनर नहीं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें थोड़ी सी आसपास की चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझ में आ जाएं और वो धीरे धीरे आपको याद करने की हैबिट बन जाएगी। आप रटेंगे फिर भूल जाएंगे। अगर कहानी से जोड़ करके आप सुने रहेंगे तो आपको याद रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तृत बात करते चल रहा हूँ, वन लाइनर फैक्ट पे ही बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से लेक्चर सुनेंगे, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। पागलपंथी विद्रोह 1813 से लेकर के 1831 तक चला बंगाल क्षेत्र में, और कर्मा शाह तथा टीपू मीर ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। पागलपंथी विद्रोह जो बंगाल क्षेत्र में उपजा था, कर्मा शाह और टीपू मीर ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद है अहोम विद्रोह, जो 1828 से लेकर के 1833 के बीच में असम क्षेत्र में उपजा था। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आ से असम, आ से अहोम, आप इसे समझ लेंगे। तो 1828 से 1833 के बीच में अहोम विद्रोह कहाँ पे हुआ? असम में हुआ। और इसका जो नेता था वो था गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसका नेतृत्व रूपचंद्र नाम के एक व्यक्ति ने किया। हालांकि बाद में इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और अहोम विद्रोह को कुचल दिया गया। फराजी आंदोलन 1820 से लेकर के 1858 तक चलने वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण विद्रोह था। और ये विद्रोह का जो क्षेत्र था वो था बंगाल। बंगाल क्षेत्र में फराजी आंदोलन का नेतृत्व दादू मीर के द्वारा किया गया, जिनको मोहम्मद मोहसिन के नाम से भी जानते हैं। दादू मीर के द्वारा बंगाल क्षेत्र में फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया गया, जिनका दादू मीर का एक नाम मोहसिन भी दिखाई देता है। अपने आंदोलन में अपने नेतृत्वकर्ताओं का समर्थन किया इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने भूमि स्वामियों के विरुद्ध एक नारा दिया और इन्होंने कहा कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस की दृष्टि से। ये पूछा गया है कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है,
दादू मीर ने किस आंदोलन में दिया था, तो फराजी आंदोलन में दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो समस्त भूमि का मालिक कौन है? खुदा है। किसने कहा? दादू मीर ने कहा। किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? फराजी आंदोलन के नेतृत्व करता थे। कहाँ पे? तो बंगाल क्षेत्र में यह उपजा था। आगे अगर हम बात करें बहावी आंदोलन की, तो वास्तव में देखिए बहावी आंदोलन की शुरुआत भारत में नहीं होती है। भारत में इसकी शुरुआत नहीं होती है। वास्तव में बहावी आंदोलन की शुरुआत तो 1830 से लेकर के 1860 के बीच में ही हुई, लेकिन भारत में जो इसका क्षेत्र था वो पटना था। इसके जो संस्थापक थे वो अब्दुल वहाब माने जाते हैं, और इसी अब्दुल वहाब के नाम पर ही इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ गया। वास्तव में बहावी आंदोलन जो था ये मुसलमानों का एक सुधारवादी आंदोलन था। ये लोग ऐसी परंपरा में विश्वास करते थे जो शुरू से मोहम्मद साहब जिसमें विश्वास करते थे, माने ऐसी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे जो मोहम्मद साहब के समय से चली आ रही थी, या मोहम्मद साहब जिस तरह की व्यवस्थाओं को मानते थे। बाद में भारत में इसके जो प्रमुख नेता थे या बहावी आंदोलन के जो भारत में प्रणेता थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी। उत्तर प्रदेश में बरेली एक स्थान है, वहीं के रहने वाले थे। तो सैयद अहमद बरेलवी भारत में बहावी आंदोलन के प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं और प्रमुख नेता भी माने जाते हैं। इस बहावी आंदोलन का जो सबसे बड़ा मोटिव था, जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो ये था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। अब दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब क्या है? देखिए, दारुल हर्ब का मतलब होता है कि किसी भी राज्य को, किसी भी देश को जहाँ पे सभी धर्मों के लोग निवास कर रहे हों, उसे हम बोलते हैं दारुल हर्ब। माने जहाँ पे सर्वधर्म संभाव की बात होती, जैसे भारत। तो भारत क्या है? दारुल हर्ब का देश है। यहाँ पे सभी धर्मों के मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, मतलब इस्लामियों के देश में परिवर्तित करना। ऐसे देश में जहाँ सारे लोग, सभी धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हों, उसे केवल इस्लामिक राज्य में बदल देना, इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया। तो यह भी आप ध्यान देंगे, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो पश्चिमी पंजाब से जुड़ा हुआ था, जिसे आप कूका आंदोलन कहते हैं, ये 1840 से लेकर के 1872 के आसपास चलता है। 1840 से लेकर के 1872 तक ये चला, और इसका जो क्षेत्र था वो पश्चिमी पंजाब था। पश्चिमी पंजाब में 1840 में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि कूका आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल। कूका आंदोलन के नेता कौन थे? भगत जवाहर मल थे। और इनके बाद इस आंदोलन का, माने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था राम सिंह कूका ने। किसने किया? राम सिंह कूका ने। चूंकि राम सिंह कूका के समय ही इस आंदोलन को बड़ी तीव्रता प्राप्त हुई और इसको बहुत बड़ी मात्रा में लोग इससे परिचित हुए, और एक विशाल क्षेत्र में इसका प्रचार किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, इसीलिए इसको कूका बोला गया। लेकिन आप इसी कूका आंदोलन की एक दूसरी परिणति आप देखेंगे कि इसी कूका आंदोलन जब इसमें नरमी पड़ जाती है, तो राम सिंह कूका ने एक नया आंदोलन चलाया जिसका नाम था नामधारी आंदोलन। ये दोनों आंदोलन आपसे पूछे जाते हैं मित्रों, और ये बड़े ही कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं। क्योंकि एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा दूं, कूका आंदोलन के नेता जो थे वो थे भगत जवाहर मल। लेकिन राम सिंह कूका ने क्या किया था? नामधारी आंदोलन को इन्होंने जन्म दिया था। ठीक है, नामधारी आंदोलन को शुरू किया गया किसके द्वारा? राम सिंह कूका के द्वारा। जबकि कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भगत जवाहर मल। तो कूका आंदोलन के सबसे बड़े नेता भगत जवाहर मल, उसके बाद राम सिंह कूका। लेकिन राम सिंह कूका से पूछता नामधारी आंदोलन को जोड़ करके। तो ये कुछ ऐसे आंदोलन हो गए भारत में जो अपने विशेष डिमांड को लेकर के हो रहे थे। कुछ ऐसे भी वर्ग थे भारत में जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, छोटे छोटे राज्यों से जुड़े हुए लोग थे। अंग्रेजी सरकार ने अपने तमाम राजस्व नीतियों और तमाम ऐसे भारत शासन अधिनियमों के माध्यम से भारतीय तमाम राज्यों को अपने पक्ष में, अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। तो वे राज्यों के राजा जो पदच्युत हुए थे वो भी अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसे राजाओं का भी विद्रोह होता है, नागरिक विद्रोह के तौर पर।
जिसकी चर्चा हमने शुरू में ही की थी। जैसे एक आंदोलन हुआ था, जिसे विद्रोह हुआ था, जिसे हम कहेंगे बेलूथम्पी विद्रोह, या इसी को बेलाथम्पी विद्रोह कहते हैं। बेलूथम्पी या बेलाथम्पी विद्रोह। ये बेलाथम्पी वास्तव में एक राजा था तमिलनाडु का। 1808-9 के आसपास लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के द्वारा बेलूथम्पी के राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया, और अपने साम्राज्य को पाने के लिए बेलूथम्पी ने एक भयानक विद्रोह किया था इस सहायक संधि के विरुद्ध जाकर के। यही कारण है कि बेलूथम्पी के विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क लगा लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि किस जनजाति या किस नागरिक विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी विद्रोह माना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरी बात ये देखते हैं, एक था कित्तूर विद्रोह जो 1824 से 1829 के बीच में हुआ था। 1824 से लेकर के 1829 के बीच में कित्तूर विद्रोह हुआ, जो कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता था। इनका भी राज्य जो है, चूंकि इनके जो पति थे कित्तूर के राजा की मृत्यु के बाद, उनकी जो पत्नी थी कित्तूर की महारानी चिन्नावा रानी, या कभी कभी इन्हीं को चिन्नम्मा रानी भी कहा जाता है। चिन्नावा रानी अपने पति के मरने के बाद अपने दत्तक पुत्र को इन्होंने कित्तूर का या कर्नाटक का राजा घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर आपको बताया गया है कि किसी भी राज्य पर यदि अवैध वारिस है उसका, तो वह राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन हो जाएगा। किसी भी राजा का अगर अपना निजी पुत्र नहीं है तो उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और यही नियम यहाँ पे लागू हुआ, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसके आधार पर मानना स्वीकार इसके दत्तक पुत्र को शासक मानना स्वीकार कर दिया गया। परिणति क्या हुई कि चिन्नावा रानी ने अपने समर्थकों के साथ कित्तूर में एक भयंकर विद्रोह किया, लेकिन इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। 1835 में धनंजय गंजाम के नेतृत्व में गंजाम विद्रोह हुआ था। ये सिर्फ इसका पूछा जाता है, गंजाम विद्रोह का सन और इसका नेता। ठीक है, दो चीज़ आप ध्यान देंगे। गंजाम विद्रोह का सन 1835 में धनंजय के नेतृत्व में किया गया था, जिसका पूरा नाम था धनंजय गंजाम। पाइक विद्रोह की अगर हम चर्चा करें तो पाइक विद्रोह 1817 से लेकर के 1825 के बीच होता है। पाइक विद्रोह 1817 से लेकर के 1825 के बीच में हुआ, जिसका जो क्षेत्र था वो था उड़ीसा। इसका क्षेत्र था उड़ीसा और इसका जो नेता था वो था जगबंधु। माने जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में पाइक विद्रोह 1817 से 25 के बीच किया गया। इसका जो मूल कारण था वो कारण ये था कि पहले इन लोगों को कर मुक्त भूमि दी गई थी और बाद में उन भूमियों पर कर वसूला जाने लगा, जिससे नाराज होकर के पाइकों ने विद्रोह कर दिया। अगर हम रामोशी विद्रोह की बात करें 1822 से लेकर के 26 तक, तो महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह होता है 1822 से 26 के बीच में। इसका जो मूल कारण था यह भी लगान से संबंधित था। अत्यधिक लगान वसूलने के कारण और उस लगान को वसूलने में भी जो अधिकारी थे इतना ज़्यादा जाति का कार्य करते थे, इतना जोर जबरदस्ती करके निरंकुशता के साथ टैक्स वसूलते थे कि जनता ने विद्रोह कर दिया, रामोशी ने विद्रोह कर दिया, रामोशी का विद्रोह हो गया। 1824 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गडकरियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे हम गडकरी विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1824 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गडकरियों ने विद्रोह किया। अब ये गडकरी कौन थे? देखिए, ये जो क्या कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो कोल्हापुर का राजमहल था उसमें गडकरी लोग आनुवंशिक सैनिक के तौर पर काम कर रहे थे और 1824 में इनको कोल्हापुर के उस जो वंशानुगत सैनिक का पद इनका था उससे इनको बेदखल कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, जिसके कारण 1824 में जाकर के बाबा अहिर केर के नेतृत्व में गडकरियों ने विद्रोह कर दिया। बाबा अहिर केर,
ठीक है, नाम ध्यान से सुनेंगे, बाबा अहिर केर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया। अगली अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भील जनजातियां निवास करती हैं। इन जनजातियों के साथ बड़ी जाति हुई और अंततः इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो दो राज्य ऐसे हैं, एक तो हमने बताया महाराष्ट्र और दूसरा राजस्थान। 1819 से लेकर के 1857 तक इस भील जनजातियों के द्वारा बार बार संघर्ष होता रहा, बार बार विद्रोह किया जाता रहा। महाराष्ट्र में दशरथ नाम के व्यक्ति ने, भील ने विद्रोह कर दिया। बाद में इसके मरने के बाद सेवाराम नाम के व्यक्ति ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो महाराष्ट्र से भील विद्रोह का नेतृत्व दो लोगों ने किया है। महाराष्ट्र से भील विद्रोह का नेतृत्व दो लोगों ने किया, एक तो दशरथ और उनके बाद सेवाराम। लेकिन राजस्थान में 1821 में जब भीलों ने विद्रोह किया तो इसमें सबसे बड़ा नेता जो उभर करके आया उसका नाम था दौलतराम, उसका नाम था दौलतराम। और इसी का साथ दिया था मोतीलाल तेजावर ने। मोतीलाल तेजावर ने दौलतराम के बाद राजस्थान में भील नेतृत्व का विद्रोह किया। वास्तव में अगर इसमें हम ये देखें कि भीलों के विद्रोह का मूल कारण क्या था, तो राजस्थान की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान के शासकों के द्वारा इन भील जनजातियों से भोलाई और रखवाली नाम के कर ये लोग वसूलते थे। इन जनजातियाँ, ये जनजातियाँ जो थी माने भील जनजातियाँ, ये भोलाई और रखवाली नाम के दो टैक्स वसूलती थी। लेकिन राजस्थान के राजा ने भोलाई नामक कर वसूलने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे नाराज होकर के भील जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। एक और महत्वपूर्ण विद्रोह है जो 1855-56 में हुआ था, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ, जो बिहार के दामन कोह में इसका उद्भव दिखाई देता है। दामन ए कोह बार बार पूछा जाता है, दामन ए कोह, ठीक है, दामन कोह चाहे दामन ये कोह। वास्तव में ये जो संथाल विद्रोह था इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। बिहार में हम देखेंगे कि जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, उसी राजमहल की पहाड़ियों पर कुछ संथाल जाकर के बस गए थे, संथाल जनजातियां जाकर के बस गई थी, जिसे दामन ये कोह कहा गया। और यहीं पर दामन ये कोह में सिद्धू और कान्हू ने मिलकर के विद्रोह कर दिया था अपने शोषण के विरुद्ध। एक चीज़ आप बार बार सुन रहे हैं कि विद्रोह किया गया, क्यों विद्रोह, जैसे शुरुआत में ही हमने कारण बताए। एक चीज़ और आप देखेंगे, जो कोल विद्रोह हुआ 1829 से 48 के बीच में, कोल विद्रोह का जो कारण होगा, कोल विद्रोह वास्तव में इसका नेता था बुद्धू भगत। नेता जरूर आप ध्यान देंगे, चाहे वो आप संथाल की बात करें तो सिद्धू और कान्हू पूछा जाता। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये बुद्धू भगत ने किया था, जो छोटा नागपुर माने बिहार को काट करके जो झारखंड बनाया गया, पहले तो झारखंड बिहार का एरिया था। तो इसी छोटा नागपुर में कोल जनजातियां थीं जिन्होंने बुद्धू भगत के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। 1829 से लेकर के 48 तक एक लंबे समय तक विद्रोह चलता है। खौंड और सवार नाम की जनजातियां थीं जिन्होंने 1846 में उड़ीसा के क्षेत्रों में चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, नेता ये बार बार पूछा गया है। खौंड और सवार जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो चक्र बिश्नोई ने किया था। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खौंड और सवार जनजातियों का विद्रोह का क्षेत्र क्या था, तो उड़ीसा था। कब किया गया था, 1846 में। चूंकि ये जनजातियों के विद्रोह का जो अहम कारण था मित्रों, ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि एक तो बड़ी बात ये रही कि जो जनजातियां थीं ये पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में निवास करती थीं और जंगलों को काट करके बड़े पैमाने पर ये लोग कृषि का कार्य किया करते थे। जब जंगलों को काट करके ये लोग वहाँ पे कृषि का कार्य करते थे और जब वहाँ पे कृषि का कार्य कायदे से होने लगता था, जब तक मिट्टी उपजाऊ होती थी तब तक तो खेती करते थे। लेकिन जैसे ही मिट्टी अनुपजाऊ हुई, वो वह स्थान छोड़ करके दूसरे जगह पहुँचे और दूसरी जगह जा कर के इन्होंने फिर जंगलों को साफ किया, काटा, फिर मैदान बनाया, खेत बनाया और फिर वहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये लोग चलती फिरती कृषि करते थे, जिसे झूम कृषि कहा जाता है। पूछा भी जाता है आपसे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है आपसे कि झूम कृषि क्या थी, तो जनजातियों के द्वारा जंगलों को काट करके
नए स्थान पर बार बार खेती करना क्या कहलाएगा? झूम कृषि कहलाएगी। माने एक बार अगर यहाँ पे कर लिया खेती, अगर उपजाऊपन खत्म हो गया जमीन का, तो यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, वहाँ पे जंगलों को काट के सफाई करके खेती करेंगे। यही झूम कृषि है। तो जब ये झूम कृषि करते थे, इस तरह के कृषि के कार्यों में लगे हुए थे, तो सरकारें जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थे वो अब इन पर टैक्स वसूलना शुरू कर देते थे, तो जिसके कारण इन्होंने बार बार विद्रोह किया था। आइए अब कुछ और प्रमुख नागरिक और जनजाति विद्रोहों पर चर्चा कर लेते हैं। ये मुंडा या इसी को आप कहते हैं उलूग खाने विद्रोह। ठीक है, क्या कहेंगे? मुंडा विद्रोह या उलूग खाने विद्रोह। इसमें 1895 से लेकर के 1901 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह होता है। इसका क्षेत्र बार बार पूछा गया विद्यार्थी, इसको आप ध्यान देंगे कि मुंडा विद्रोह का क्षेत्र पूछा गया कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर बिहार में। लेकिन वर्तमान में छोटा नागपुर कहाँ पे है? आप जान रहे हैं, झारखंड में है। ठीक है, तो छोटा नागपुर बिहार में ये मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसे उलूग खाने विद्रोह भी कहते हैं। इसका नेता बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका बिरसा मुंडा। वास्तव में बिरसा मुंडा जो है ये इसका नेतृत्व करता है मुंडा विद्रोह का। ये छोटा नागपुर पहाड़ियों के या पठार के आसपास रहने वाली जनजातियां थी। हुआ क्या इसमें कि जो ये जनजातियां थी, ये जंगलों को काट करके कृषि किया करती थी। जैसे अभी हमने झूम कृषि की बात करी, एक हमने क्या बताया आपको, हमने कहा था कि झूम कृषि, एक बोला हमने झूम कृषि, ठीक है, और दूसरी जो कृषि थी उसे कहते हैं खूटकट्टी। तो ये भी झाड़ियों जंगलों को साफ करके की जाती थी। और ये भी झूम कृषि में स्थान बदल दिया जाता है, जंगलों को काट करके एक बार कृषि होगी, फिर स्थान बदल देंगे। ठीक उसी तरीके से खूटकट्टी कृषि में भी झाड़ियों और जंगलों को काट करके कृषि की जाती थी, जो ये मुंडा जनजाति के लोग बड़े पैमाने पर करते थे। लेकिन ये जो खुटकट्टी कृषि थी, इसमें जमींदारों और ठेकेदारों के द्वारा जिन खेतों पर, जिन ज़मीनों पर मुंडा जनजातियां कृषि करती थी, उस पर जमींदारों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, ठेकेदारों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। जैसे ही उस जमीन को हड़पा गया, तो बिरसा के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। बिरसा के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। और इतना इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, आप अगर कभी गए होंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर जाएंगे आप, अगर झारखंड आप कभी जाएंगे तो झारखंड में आप देखेंगे, झारखंड में बिरसा मुंडा की तमाम प्रतिमाएं हर चौराहे पर रखी गई हैं, हर चौराहे पर मूर्तियां इनकी लगाई गई हैं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा इस मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता है, और यहाँ तक कि इसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और कहा कि हमारे अंदर बड़ी जादुई शक्ति आ गई है। और उस जादुई शक्ति के माध्यम से ऐसा विश्वास चारों तरफ फैल गया कि बिरसा मुंडा एक ईश्वर का अवतार है, वो जिसके ऊपर हाथ रख देगा उसके समस्त दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और इसी चीज़ का जब इसने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया और अपने आप को एक शक्तिशाली घोषित कर दिया और लोग इसकी बातों को मानने लगे, तो इसने लोगों से अपील किया, उन जो ठेकेदार थे या जो जमींदार थे उनका कत्ल करने का। तो बड़े पैमाने पर मुंडा जनजातियों ने हथियार उठा लिया बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, और अपने देवता के कहे अनुसार इस मुंडा जनजातियों ने अनेक जमींदारों को कत्ल कर दिया, अनेक ठेकेदारों की हत्या कर दी और एक बड़े पैमाने पर संघर्ष किया। बड़ी विशेषता ये रही कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो मुंडा विद्रोह हुआ, इसमें मुंडा जनजाति की महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सा लिया था। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ये बार बार पूछा जाता है कहाँ पे, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर के क्षेत्रों में मुंडा विद्रोह हुआ था। अगला हम देखेंगे 1828 से 33 के बीच में खासी विद्रोह होता है। आप जानते हैं मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियों का क्षेत्र है। तो गारो और जयंतिया के बीच में खासी पहाड़ी है जिस पर खासी जनजाति रहती है। गारो और जयंतिया के बीच में, यहाँ पे देख लीजिए आप कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, एक तो है गारो, दूसरा है खासी और तीसरी है जयंतिया। तो ये गारो और जयंतिया के बीच में खासी जनजाति रहती है। गारो और जयंतिया के बीच में खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति रहती है। और इसी जनजातियों के समय
ये जब अंग्रेज बर्मा पर युद्ध के लिए जा रहे थे, बर्मा पर आक्रमण करने जा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इसी पहाड़ियों के बीच से खासी जनजाति जहाँ पे निवास करती थी, उन्हीं के निवास के क्षेत्र से अंग्रेजों ने, जैसे जो एरिया होता था ब्रह्मपुत्र, यहीं पे दो घाटियाँ हैं, एक है ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी थी, और दूसरा एक क्षेत्र पड़ता था सिलहट। तो ब्रह्मपुत्र से सिलहट को जोड़ने वाले रास्ते पर अंग्रेजों ने यहाँ से एक मार्ग निकालने का प्रयास किया, जिसके विरोध में इस खासी जनजातियों ने बड़ा भयंकर विद्रोह किया। हालांकि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका जो नेता था तीरथ सिंह, इसको गिरफ्तार करके ढाका भेज दिया गया और अंततः इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो तीरथ सिंह ने किया था। कहाँ पे हुआ था, ये मेघालय में हुआ था, जो गारो खासी जनजातियाँ रहती हैं। 1748 से 72 में, ध्यान देंगे 1748 से 72 के बीच में बंगाल में जगन्नाथ के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। 1820 से लेकर के 1832 के बीच छोटा नागपुर पहाड़ी में रहने वाले हो नाम के जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। नाम देखेंगे, हो 1979 में रंपा के नेतृत्व में, नाम था इसका रंपा राजू, और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में रंपा राजू ने विद्रोह कर दिया। तो यह भी पूछा जाता है कि रंपा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, तो रंपा राजू था, जो आंध्र प्रदेश में था। और ये कब हुआ था, तो 1879 में, 1879 में। खोंड और गोरा जनजातियाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, खोंड और डोरा जनजातियाँ, ये 1900 में ये विद्रोह हुआ था, जो विशाखापट्टनम क्षेत्र में हुआ था। और इसका जो नेता था उसका नाम था कोर्रा मलैया, माने कोर्रा मलैया के नेतृत्व में सन 1900 में खोंड जनजातियों का विद्रोह हुआ था। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि पोलीगारों का विद्रोह 1799 से लेकर के 1801 तक चलता है। ये बार बार पूछा गया कि पोलीगार कौन थे, बताया हूँ अभी शुरू में ही कि पोलीगार कौन होते थे, माने दक्षिण भारत के वे जमींदार जो अपने साथ सैन्य दस्ता लेकर के चलते थे, हथियारबंद आदमी लेकर के चलते थे, उसे पोलीगार कहा जाता था। ऐसे जमींदार जो अपने साथ एक तरह से आप कह सकते हैं कि सैनिक लेकर चलते थे, उसे बोला जाता था क्या, पोलीगार। तो ये पोलीगार जो थे वो तमिलनाडु में थे। तो इनका एक नेता हुआ करता था जिसका नाम था बी पीर कट्टवाहन। वीर पी कट्टवाहन के नेतृत्व में 1799 में पहली बार यह पोलीगारों का विद्रोह हुआ, जो 1801 तक चलता रहा। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है केरल के मालाबार तट पर 1836 से 51 के बीच चला मोपला का विद्रोह। पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार के तट पर। मालाबार का तट कहाँ पे है, केरल में है। तो केरल के साइड में देखेंगे मालाबार का तट है। तो मालाबार के तट पर ये मोपला नामक जातियां रहती थी जिन्होंने विद्रोह किया था 1836 से लेकर के 1851 तक। इन्होंने कुल 22 बार विद्रोह किया था। 22 बार विद्रोह मोपलाओं के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी हैं। इन जनजातियों पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न भी मैं बना दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा और इसके बाद आप क्या देख लेंगे, जो अभ्यास प्रश्न का वीडियो मैं दूंगा उसको आप देख लेंगे तो निश्चित ही कई बार अभ्यास करने के बाद ये चीज़ें आपको स्वतः याद हो जाएंगी। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, ना तो इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वो स्वतः कई बार रिवीजन करने पर याद हो जाती हैं। तो वीडियो अगर आप 2-3 बार देख ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी जनजातीय विद्रोह हो वो पूरा डिटेल आपको याद आ जाएगा और आप अभ्यास प्रश्न करके उसको बनाए रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि एक बेहतर चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो कि आप जान रहे हैं कि एकदम निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं और सिर्फ विद्यार्थियों के भलाई के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए कुमार कौशल क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।